वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके अंदर जो अंदरूनी मसाइल हैं जमात के अंदर, खास तौर पे जो जहांगीर तरीन ग्रुप की शिकायत हैं और इसी हवाले से जो आज की पेशरफ्त है। जहांगीर तरीन साहब को शुगर मिल इंक्वायरी और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से FIA की तहकीकात का सामना है। जहांगीर तरीन साहब और उनके जो हामी अरकान असेंबली हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और गलत तौर पर FIR के अंदर उनको नामजद किया जा रहा है। इसी हवाले से जहांगीर तरीन साहब के जो हामी अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने आज वजीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की। इन्हीं अरकान असेंबली में से जो एक सीनियर लीडर है राजा रियाज साहब, उनके मुताबिक वजीर आज़म साहब ने अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात को गौर से सुना और उनको ये भी यकीन दिलाया कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। राजा रियाज साहब ने नाम लेके शहजाद अकबर साहब का जिक्र किया और मीडिया को ये बताया कि जहांगीर तरीन साहब के जो हामी अरकान हैं उन्होंने शहजाद अकबर साहब के किरदार के हवाले से सवाल उठाए और वजीर आज़म साहब ने ये यकीन दहानी करवाई कि वो इस मामले को खुद देखेंगे। साथ ही मीडिया इत्तलात ये भी है कि हामी अरकान जो है जहांगीर तरीन साहब के मामले के ऊपर वो चाहते थे कि वजीर आज़म साहब एक जुडिशल कमीशन बनाए और उन्होंने इस हवाले से दरख्वास्त भी की वजीर आज़म साहब से, मगर वजीर आज़म साहब ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। PTI के अंदर की अगर बात करें तो वहाँ अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन साहब के हामी हैं और पब्लिकली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं, खास तौर पे वुज़रा ऐसे भी हैं जो मुखालिफत कर रहे हैं इस मुलाकात की और इस सारे मामले की। अगर एग्जाम्पल लेने शामिल कुरैशी साहब ने, तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान के अंदर ये दावा किया कि जो बाज़ अरकान असेंबली हैं उन्होंने अगर इस मामले के ऊपर एक अलग धड़ा बना भी लिया है तो उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसके साथ साथ शुगर इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अंदर शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात करवाने वाली जो इंक्वायरी थी उसके सरबराह डॉक्टर रिजवान साहब को तब्दील किए जाने की इत्तलात भी सामने आई हैं और इनके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि उनसे जो ये सारी जिम्मेदारी थी वो ले ली गई है और एडिशनल DG FIA को दे दी गई है। आज की ये जो मुलाकात थी वजीर आज़म साहब से, ये कैसी रही और अब जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ लग रहा था कि घेरा तंग हो रहा है, क्या कोई तहकीकात का रुख मुड़ेगा, ये सूरत हाल तब्दील होती हुई हमें नजर आएगी? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद PTI के रुकन पंजाब असेंबली नज़ीर अहमद चौहान साहब और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हई दस्ती साहब, ये मुशीर हैं वजीर आला पंजाब के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी दस्ती साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मुलाकात जो आज हुई आपके ख्याल में कैसी गई सर? कोई हमारे साथ तफसीलात शेयर करें। वजीर आज़म साहब किस हद तक आप सबके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको वो ना सिर्फ सुन पाए बल्कि कोई आप लोगों को वो दिलासा भी दे पाए, कोई यकीन भी दे पाए कि इसके बारे में वो कुछ करेंगे और जल्द करेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छी मुलाकात थी, बड़े अच्छे खुशगवार माहौल के अंदर थी और जो हमारा एक मौक़िफ़ था मेरिट का, इंसाफ का, उस बात से उन्होंने टोटली एग्री किया और उन्होंने इस बात की हमें यकीन दहानी कराई है कि वो इस तमाम केस की खुद सुपरविजन करेंगे और उसके लिए हमारा तो मुतालबा था कि रिटायर्ड जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर एक पैनल बनाया जाए, लेकिन उन्होंने सेनेटर अली जफर साहब की उसके अंदर सुपरविजन के अंदर ये इंक्वायरी का कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और जो चीज़ हम चाह रहे थे, एक मेरिट वाली बात कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि जो इंक्वायरी है वो मेरिट से होनी चाहिए, उस चीज़ से प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरा इत्तफाक करते हुए हमें इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो इंसाफ के ऊपर ही यकीन है और इंशाल्लाह आपकी जो तफ्तीश है, ये जितने भी केसेस है, ये मेरिट के ऊपर ही हो। सही। चौहान साहब, आपका क्या तजुर्बा रहा मुलाकात का? आपके ख्याल में भी बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में गुजरी और आपकी जितनी शिकायत थी या तहफ़्फ़ुज़ात थी एज ए ग्रुप, एज इंडिविजुअल्स, क्या वजीर आज़म साहब आप सबको तसल्ली दे पाए? देखें आरफा नूर, पहली बात तो यह है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बेसिकली मैं समझता हूँ कि आज की जो मुलाकात थी ये बहुत ज़बरदस्त मुलाकात रही। उसकी वजह यह थी कि
अपना इमरान खान साहब से जो हमारा आज टाइम था वो हमने ख़ुद रिक्वेस्ट करके उनसे टाइम लिया था कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि बेसिकली हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या। तो बेसिकली जब हमने खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जब मुलाकात थी तो ये मुलाकात बेसिकली आधे घंटे की थी। आधे घंटे से खान साहब को बताते हुए हमें 1 घंटा मिल गया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हमें 1 घंटा दिया और हमारी पूरी बात को सुना और समझा। बेसिकली हम ये समझाना उनको चाहते थे कि ये 3 FIR जो हैं ये जहांगीर खान साहब के ख़िलाफ़ कटी हैं, जबकि इन तीनों FIR के अंदर कहीं भी चीनी का जिक्र और एक लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। ये FIRs किसने करवाई हैं और ये किस बिना पे करवाई जा रही हैं। और हम ये चाहते थे कि खान साहब, हमने एक नारा दिया था कि हम जो पार्टी हमारी है ये एक साफ़ और शफाफ चाहती है कानून लेके आना। हम ये चाहते थे कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा हो, ये ना हो कि बाकी सब तो इंसाफ को सबको मिले लेकिन तरीन साहब को यहाँ पर ऐसा रगड़ा दें। कुछ लोग पार्टी के अंदर 2-3 ग्रुप भी होते हैं जो ये साबित करते हैं कि नहीं जी अगर तरीन साहब को रगड़ेंगे और तो लोग समझेंगे वाह 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 कितना अच्छा हो रहा है कि हमारी पार्टी का और नैरेटिव बुलंद हो रहा है। खान साहब ये तो लोग कहेंगे क्या बात है, इन्होंने तो तरीन साहब को भी नहीं छोड़ा, अपने बंदे को भी नहीं छोड़ा और बड़ा रगड़ के रखा है। वो तो बंदा पहले ही अपनी बेशुमार कुर्बानियाँ दे चुका पार्टी के लिए, अब वो क्या करे, उसको गोली मार दें। आप देखें जब से पार्टी बनी है उस बंदे ने अपनी कुर्बानियां देनी शुरू की और आज तक भी वो नहल हुआ पार्टी की खातर, दिन रात काम किया पार्टी की खातर। पार्टी का बच्चा वर्कर जानता है कि किस तरह उसने पार्टी के लिए क्या क्या खिदमात दी। इसी तरह से हमारी ग्रुपिंग, हमारी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग थी जिस ग्रुप ने आप लोग ये तरीन साहब को पहले फर्क तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। इससे पहले अलीम खान साहब जैसे लोग तो जेल भी जा चुके हैं सर, इंक्वायरीज उनके खिलाफ भी हुई है। जी आरफा, बिल्कुल आरफा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आप लोग सिर्फ एक तरीन साहब की हम यही स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं। जी बताना चाह रहा हूँ आसफा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि आपको मैं अपना मौक़िफ़ पूरा बता सकूँ। बेसिकली हमारा नैरेटिव ये था खान साहब के आगे कि जिस तरह से अलीम खान साहब की इंक्वायरी हुई है, जिस तरह की सुल्तान साहब की हुई है, जिस तरह से बाकी सब दूसरों की हो रही है, इसी तरह से तरीन साहब की इंक्वायरी होने दें। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद पे जो दफ्तर है वज़ीर-ए-आज़म हाउस या जो यहाँ पर जो शहजाद अकबर साहब हैं वो इस पर असरअंदाज कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर। वो स्पेशल जहांगीर खान तरीन को इतना गंदा साबित करना चाह रहे हैं कि हर तरीके से ये साबित हम करें कि तरीन साहब अल्लाह माफ़ करे कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान कर दिया है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है आरफा? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ आ रही है। दस्ती साहब ये जो बात चौहान साहब उसमें सर ये जरा आप दस्ती साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। दस्ती साहब ये जो चौहान साहब ने बहुत अहम बात की है, उन्होंने वजीर आजम हाउस का अच्छा जी चौहान साहब सर ये बताइएगा जो आप शहजाद अकबर साहब का जिक्र कर रहे हैं और वजीर आजम हाउस का जिक्र कर रहे हैं, तो सर क्या आप लोगों के पास कोई सबूत भी है कि ये शहजाद अकबर साहब जो हैं ये जाती तौर पे इस तरह का कोई किरदार अदा कर रहे हैं, और क्या वो ये किरदार अदा कर रहे हैं एक ऐसे तरीके से कि वजीर आजम साहब को मालूम ही नहीं है कि वो तरीन साहब को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये मैंने जो पहले आपको बात कही है कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो तरीन साहब को एक दफ़ा और बलि का बकरा चढ़ाना चाहते हैं। वो एक दफ़ा और तरीन साहब के ऊपर ऐसे ऐसे जुल्म करना चाहते हैं कि बस तरीन साहब का नाम वो मिटा दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ आरफा, मेरी बात ज़रा सुन लें। देखें वज़ीर-ए-आज़म हाउस उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब शहजाद अकबर वहाँ बैठा हुआ है और शहजाद अकबर जब कॉल कर रहा है उसके नीचे सारा वो मशीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, और जब वो इंक्वायरी कर रहा है तो उसके अंदर जितनी टीम बनाई हुई है सारी वो उन लोगों जहांगीर खान तरीन साहब के जितने मुखालिफ लोग हैं जो हमारी पार्टी के भी अंदर हैं, जिस तरह आपने देखा कल शाहमूद कुरैशी साहब ने भी कितना गलत अल्फाज बोले हैं तरीन साहब के खिलाफ, तो और दूसरे लफ्ज़ों में तीतर ब्लेड की बात भी उन्होंने जो की है। तो यहाँ से आपको मेरी बात का समझ आ जानी चाहिए कि तरीन साहब के खिलाफ अंदर से लॉबी काम करी, बाहर से कोई फिक्र वाली बात नहीं है। और तरीन साहब को अल्लाह माफ़ करे कोई नए बिजनेस नहीं कर रहे, पाकिस्तान के सबसे पुराने बिजनेसमैनों में से हैं। और हमने यही पॉइंट पर रखा वज़ीर साहब के सामने कि जिन्होंने जब वज़ीर साहब ने ये बात सुनी तो उन्होंने हमें ये वादा भी किया कि आप बिल्कुल मुतमिन हो जाएं और जहांगीर खान तरीन साहब की जो इंक्वायरी है अब शफाफ और शफाफ होगी। इसी वजह से बैरिस्टर उन्होंने अली ज़फ़र साहब को उसका निगरान बना दिया है और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब अब ये सारे मामले को देखेंगे और वो फिर अपना वज़ीर साहब को बताएंगे कि ठीक क्या और गलत क्या है। और हम यही चाहते थे
کہ بیسیکلی ترین صاحب فیس کریں گے عدالتوں کو بھی, ترین صاحب فیس کریں گے ایف آئی اے کو بھی, ترین صاحب تمام چیزوں کو فیس کریں گے, لیکن ہماری پارٹی کے اندر سے تو نہ کم از کم اس پہ پریشر ڈالا جائے. تو صرف یہ چیز, اب یہ انصاف مانگنا چاہتے تھے, جس وجہ سے ہم وزیر اعظم پاکستان کے پاس گئے اور اپنا موقف وزیر اعظم پاکستان کے سامنے رکھا ہم نے. بالکل صحیح. چوہان صاحب سر یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے جاری رکھیں گے. ناظرین, we'll take a short break, stay with us. شہزاد اکبر صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ ان کو کیوں جہانگیر ترین صاحب سے کوئی شکایت ہے یا اتنی دشمنی ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی شہزاد اکبر صاحب بھی کسی نہ کسی تو گروپ کے ساتھ حصہ اس وقت بنے ہوئے ہیں نا جی, تو ایسا ایسا وہ چیز سامنے آ جائے گی کہ وہ کس گروپ کا حصہ ہیں, کس کے کہنے میں کس کی ایما پہ یہ سارا کچھ کرتے رہے. ابھی تو فیس سٹارٹ شروع ہوا نا جی, ابھی تو اس چین کے بخیے ادھڑنے شروع ہوئے ہیں. جو شہزاد اکبر صاحب تھے وہ تو پہلے اس کے مورے تھے, ابھی تو ہم نے اب کام شروع کیا ہے. شہزاد اکبر کا جب نام صاحب نے لے کے ہیں تو آج کے بعد پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ شہزاد اکبر کن کے کہنے پہ, کن کی ایما پہ اور کن کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کر رہا تھا. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے وزیر اعظم پاکستان کو یہ چیز بتائی اور الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان نے ہماری بات کو سنا بھی, اور آج کی میٹنگ ہماری بہت کامیاب اور بہت بہترین بھی اسی لیے رہی کہ ہم بہت سکسیسفل بھی وہاں سے لوٹے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ فکر نہ کرو اس کو میں اب خود دیکھوں گا. ہم یہی چاہتے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان اس مسئلے کو خود دیکھیں کہ کہیں زیادتی تو نہیں ہو رہی ترین صاحب کے ساتھ, کیونکہ پہلے وزیر اعظم صاحب اتنے بیزی ہوتے ہیں, اتنے معاملات ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی مشیر پہ یا کسی نہ کسی وزیر پہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ تم اس کو دیکھ لو. لیکن اس دفعہ ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے جو ہم کرنے گئے تھے اور جو ہم کر کے اللہ کا شکر ہم اس میں کامیاب ہو کے واپس لوٹے ہیں کہ کم از کم بریسٹر علی ظفر صاحب کو انہوں نے اسی وقت پوائنٹ کیا اور پوائنٹ کر کے یہ بنا دی کمیٹی کہ علی ظفر صاحب اس کو پورا لک آفٹر کریں گے. شہزاد اکبر صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لے رہے ہیں, تو کیا آنے والے دنوں میں آپ جو باقی لوگ ہیں جو اس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں ترین صاحب کو, کیا آپ ان کو بھی بے نقاب کریں گے, ان کا بھی نام پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو وہی عرض کیا, بالکل کریں گے. جن لوگوں نے پلان کیا ترین صاحب کو پہلے دن کہ جب ان کو نہل کرایا گیا وہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں سے شروع کرتے کرتے تمام ان لوگوں کے نام بتائیں گے کہ جنہوں نے, ترین صاحب ایک شریف اور صاف انسان ہے, خاموش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو چھوڑو کیا بات کرنی ہے. لیکن آج پارٹی نے, آج ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ آج بہت سٹینڈ لے گیا ہے اس بات کہ اب نہیں سر, اب یہ نہیں ہوگا, اب زیادتیاں برداشت نہیں کریں گے. ہم آپ کے ساتھ اس لیے کھڑے تھے, ہم اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آپ نے پارٹی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, آپ پارٹی کا بہت زیادہ دکھ درد آج بھی آپ کے اندر ہے. تو اس لیے ہم نے ابھی دیکھیں نا, اب یہ چیز دو چو پہلے کلیئر ہو گئی. ایک طرف شاہ محمود قریشی کل کہہ رہا ہے کہ یہ تیتر اور بٹیر علیحدہ ہو جائیں, اور ترین صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں نہیں یار نہیں میری پارٹی ہے, آپ نے علیحدہ نہیں, انہیں اب جا کے عمران خان صاحب سے ملے اور انہیں بتائیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. یہ ہوتا ہے ڈویژن, یہ ہوتا ہے فرق ایک لیڈر کا اور ایک وہ انسان کا جو اس پارٹی کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو بیسیکلی پوری قوم دیکھ رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا سب ورکر جان چکے ہیں کہ الحمدللہ ترین صاحب بے گناہ ہیں اور بہت جلد وہ بے گناہ ہو کے ثابت کریں گے اپنے آپ کو. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ تعالی پھر خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار بھی ادا کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ وزیر اعظم صاحب نے کی ہے کہ دوبارہ ملاقات کریں گے آنے والے دنوں میں اور اس معاملے کے اوپر جو ان کو معلوم ہوا ہے آپ سے؟ بالکل کی ہے, بالکل ہوئی ہے جی, بالکل ہوئی ہے. اور بالکل انہوں نے فرمایا ہے کہ میں بہت جلد آپ کو دوبارہ بتاؤں گا جب یہ ذرا کیس سامنے اب وہ انویسٹیگیشن کریں گے اور بالکل انصاف پہ مبنی ہوگا. میں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے بڑا کیٹاگوریکلی ہمیں کہا کہ الحمدللہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی. جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے ان کو شٹ اپ کال بھی دی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم یہی لینے گئے تھے, یہی بات ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا کہ سر جس طرح سے باقی لوگ سب گئے ہیں اور عدالتوں سے سرخ رو کر اللہ نے ان کو واپس بھیجا ہے, تو اس طرح سے ترین صاحب کو بھی عدالتوں میں جانے دیں, انڈیپینڈنٹ ان کو اپنا جا کے وہاں سے اپنا لینے دیں اپنا انصاف. تو الحمدللہ ہم بڑے خوش ہیں اور امید ہے کہ ہمیں وزیر اعظم پاکستان نے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں بہت جلد آپ کو دوبارہ بلاؤں گا اور آپ سب سے دوبارہ ملاقات بھی کروں گا. سر بتائیے گا کہ کیا ترین صاحب کے معاملے کے علاوہ آپ نے اور بھی کوئی وزیر اعظم صاحب سے ذکر کیا, کوئی گورننس کے مسائل, کوئی آپ کی کنسٹیچوئنسیز کے ایشو,
महंगाई के ऊपर सुना है, बहुत शिकायत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। आप लोगों ने कोई और मामला जो है पंजाब के हवाले से, वफाक के हवाले से, हुकूमत गवर्नेंस के हवाले से नहीं उठाया? जी बिल्कुल उठाया, और बिल्कुल उठाया, तमाम इश्यूज़ पे बात की गई, और उसमें स्पेशली बात की गई कि देखें जिस तरह से इस साल चीनी पे कंट्रोल है, उस वक्त किस तरह कंट्रोल किसने नहीं किया, ये भी बात समझाई गई वज़ीर आज़म को कि देखें आज भी तो चीनी कंट्रोल चल रही है ना, तो उस वक्त किन कुफ्तों ने उनका मुहासरा करना चाहिए था, जो हम सारा कुछ जंगीर खान तरीन को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, किस तरह से वो चीनी बढ़ी, किस तरह से आटे बढ़े। अब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये भी बेड़ा खुद उठाया है कि मैंने इंशाअल्लाह ताला महंगाई के जिनको वापस करना है, उस बॉटल में बंद करना है, और उसके लिए उन्होंने हमसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में गरीबों के ऊपर एक तो बिजली, और दूसरी बात आटा, चीनी और स्पेशल घी, ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, इन पे फोकस्ड होगा इंशाल्लाह ताला। अब इसको कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देंगे। वो पहला साल था हमारा जिसके अंदर खान साहब ने लोगों पे ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट के बाद जो हमें उसका बैकअप पड़ा वो हमें बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान में भी गए। है इस हफ्ते NA249 का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे हुकूमत पंजाब की तरफ से जो फैसला है पुराने पटवारी सिस्टम को बहाल करने का। डॉन अखबार की एक ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पंजाब की हुकूमत ने सूबे में ये मराकज़ माल बनाने के सेंटर्स बनाने का फैसला किया है, जिनके जरिए ज़मीन और अराजी की जो मुंतकली है और रजिस्ट्रेशन है, इस हवाले से पुराने पटवारी निज़ाम को भी अब वो बहाल करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज लीग की जो हुकूमत थी उसने 2008 से लेकर 2018 के दरमियान पंजाब के अंदर अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स कायम किए थे, जिनके अंदर ये सब जो काम है जैसे कि ज़मीन की रजिस्ट्रेशन या मुंतकली, इसके लिए कंप्यूटराइज सिस्टम जो था वो उन्होंने मुतारिफ करवाया था, ताकि जो ये बार बार इल्ज़ामात लगते हैं कि पटवारी जो है कंट्रोल करते हैं सिस्टम को, पैसों का एक्सचेंज भी होता है छोटे छोटे कामों के लिए, इसको रोका जा सके। मगर अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये जो देही मराकज़े माल है इनमें तैनात करने के लिए पटवारी ही सिलेक्ट किए जाएंगे, और तहसील और डिस्ट्रिक्ट की सतह पे ये काम शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद डॉन अखबार गुजरात के नुमाइंदा वसीम अशरफ भट्ट साहब। वेलकम टू द शो सर। जी वसीम साहब, बताइएगा कि ये क्या मामला है, क्यों ये फैसला किया गया है कि एक पुराना सिस्टम जिसके ऊपर बहुत तनकीद होती रही है उसको रिवाइव किया जाएगा, और जो एक कंप्यूटराइज सिस्टम था जिसपे बहुत पैसे भी खर्च हुए, इन्वेस्टमेंट भी की, उसका अब क्या बनेगा? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। असल में एक तो मैं ये बताता चलूं कि ये जो पटवार सिस्टम है ये बिल्कुल अपनी ओल्ड शक्ल में बहाल नहीं हो रहा है, यानी वो ये मैनुअल रिकॉर्ड सिस्टम नहीं आ रहा है। तो ये मैं इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ। बेसिकली हो ये रहा है कि पिछले 1.5-2 साल से पंजाब में जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो आला लेवल पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो इसको किसी न किसी हवाले से पटवारी, गिरदावर और रेवेन्यू ऑफिसर जो नायब तहसीलदार हैं उनको इस नए जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स है जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के तहत जो कायम किए गए हर तहसील की सतह पे, उनमें ये जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो फील्ड स्टाफ इसको बोलते हैं, ये पटवारी और गिरदावर, इनको ये इंडक्ट करना चाह रहे थे बाय वन वे और दी अदर। तो इस हवाले से काफ़ी काम हो रहा था। तो फाइनली अब इन्होंने देही मराकज़े माल के नाम पे इनको सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स भी कहा जा रहा है, वहाँ इन्होंने बाकायदा इनकी जो पोस्टिंग है वो कर दी है। और इस ज़िम्न में पंजाब भर में हज़ारों की तादाद में लगभग 5,000 के करीब नया पटवारी भी भर्ती किया जा रहा है, और जिसको ये कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर लिटरेट पटवारी हम जो है रिक्रूट करने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग इन्होंने लगाए हैं उनको कहा तो ये जा रहा है कि ये जो है ये कंप्यूटर लिटरेट होंगे, बट ये कंप्यूटर लिटरेट भी नहीं है, बस ये वैसा ही है कि इनको बेसिकली दोबारा से इंडक्ट किया जा रहा है इस नए सिस्टम में भी। तो सर ये इनको क्या ट्रेनिंग अब दोबारा दी जाएगी कंप्यूटर लिटरेट बनाने के लिए, और इसके पीछे मकसद क्या है? क्या सिर्फ यही है कि पटवारियों को सिस्टम का हिस्सा रखे, कोई गुडविल के लिए कर रही है? वजह क्या है पंजाब हुकूमत के इस फैसले की?
ये जो नया सिस्टम आया था पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के तहत, बेसिकली उसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उनका कोई डायरेक्टली उस पर कोई इतनी गिरफ्त नहीं रही थी। तो ये जो एक सिस्टम चल रहा था पुराना, जो पटवारी का सिस्टम, तो उसका बेनिफिशरी हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी इसकी बेनिफिशरी रही है जो है अरसा दराज से। तो अब चूंकि नए सिस्टम में ये कंप्यूटराइज सिस्टम था, उसमें ये कह रहे हैं कि ये एक एक्सक्यूज बना रहे हैं कि ये जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का जो फील्ड स्टाफ है, जिसमें सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स, जिसको डिजिटल पटवारी भी बोलते हैं, या जो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड है और इस तरह के जो होते हैं, इन लोगों को जी जो है वो रेवेन्यू का और फील्ड का एक काम का पता नहीं था। तो इसलिए जी हमें ये पटवारी को और ये रेवेन्यू ऑफिसर को दोबारा लाना पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि अगर उनको नहीं पता था तो ये 10 साल से ये सिस्टम, जब ये नया आया कंप्यूटराइज सिस्टम इन फुल स्विंग जो है, ये पिछले 6-7 साल में हुआ है, तो ये उनकी ट्रेनिंग की जा सकती थी कि उनको लैंड रिकॉर्ड की, लैंड रेवेन्यू की डिपार्टमेंट की जो है चीज़ें हैं वो उसके हवाले से उनको ट्रेन किया जाता और उनको उसी सिस्टम को आगे लेके चलाया जाता है। क्योंकि इस पे दायर है बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है, बहुत काम हुआ है, नए लोग भर्ती हुए हैं। लेकिन एक तो इनको जो एग्जिस्टिंग जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का जो स्टाफ है, उनको ना तो ये सर्विस स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ना उनको रेगुलराइज कर रहे हैं, वो अलग से उनका एक इशू था। तो अब तो उनके लिए भी एक जो है वो सवालिया निशान है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा इस नए सिस्टम में, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो हजारों की तादाद में नए पटवारी भर्ती करने जा रहा है। तो बेसिकली इसमें तो इंटेंशन तो यही नजर आती है कि इसके जरिए जो नया सिस्टम था, जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का जो डिजिटल सिस्टम था, उसमें ये इनकी वो गिरफ्त नहीं थी जो ब्यूरोक्रेसी की। अब इसको वो पटवारी के जरिए और इनके जरिए वो दोबारा से वो पुराने जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पंजाब हुकूमत के ऊपर हावी हो गई है और उन्होंने अपना इंटरेस्ट, अपना फायदा देख के सिस्टम को रिवर्स करवा दिया है। जी मैडम, मैं पिछले कोई 2 साल से इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा हूँ और ये मैं मुतअद्दिद इस पे स्टोरीज मैंने की हैं। इसमें मैंने पंजाब के वजीर माल को भी 1-2 दफ़ा इसमें कोट किया और आला सतह के जो ऑफिसर हैं, और वो मुसलसल इस चीज़ की तरदीद करते रहे, नहीं जी नहीं हम पटवारी नहीं ला रहे हैं, नहीं जी हम पटवारी को दोबारा नहीं बहाल कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने ये कर दिया है और ये सही मराकज़ माल में उनकी इंडक्शन करके उनके अपॉइंटमेंट हो गई है, नए लोगों को भी भर्ती कर रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जितनी भी वजाहतें दें इनकी कोई उस तरह की क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि ये मुसलसल 1.5-2 साल से इस पे झूठ बोलते जा रहे हैं। अभी भी बल्कि जो पंजाब की जो तर्जमान है फिरदौस आशिक अवान हुकूमत पंजाब की, उन्होंने मेरी स्टोरी के जवाब में उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया, बल्कि उसमें उन्होंने वो पटवारी का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं किया, बल्कि कहा कि ये जो हैं जी इनको विलेज ऑफिसर्स का नाम दे के तो अपनी उन्होंने स्टेटमेंट में ये लिखा, जबकि ये इनके जो अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू हुए हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक को, जब वापस आएंगे तो हम कराची के बाय इलेक्शन की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे कराची के अंदर जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है 29 अप्रैल को। NA 249 हल्के का नंबर है और ये सीट इसलिए खाली हुई थी जब PTI के फैसल बाउडा साहब ने अपना नेशनल असेंबली की सीट छोड़ दी। इस ज़िमनी इंतखाब के अंदर जो तकरीबन सब बड़ी पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नवाज लीग, MQM, पाक सरजमीन पार्टी, सब ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। कोरोना के नंबर्स बढ़ने की वजह से इलेक्शन कैंपेन उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह के अमूमन ज़िमनी इंतखाबात में होती है। जमातों ने अपने जो जलसे वगैरह हैं वो मनसूख किए। मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने आना था कैंपेन करने के लिए, उन्होंने भी अपना कराची का जो विजिट था वो कैंसिल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी दी कि ये ज़िमनी इंतखाब जो है इसको मुलतवी कर दिया जाए, मगर इलेक्शन कमीशन ने इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया क्योंकि इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से लोग जो हैं यहाँ रहते हैं। इसलिए नवाज लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो सियासी शख्सियात और लीडर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उनको भी बुलाया ताकि वो आके कैंपेन कर सकें इस बाई इलेक्शन के लिए।
इस सारे इलेक्शन के ऊपर क्या माहौल है वहाँ, किस पार्टी के चांसेस अच्छे हैं, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुजाहिद बरेलवी साहब। ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत अरसे से प्रोग्राम भी होस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे। वेलकम टू द शो मुजाहिद साहब। जी सर, बताइएगा NA 249 के इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं सर? अब तो तकरीबन एक ही दिन रह गया है फॉर द बाईपोल टू हैपन। व्हाट डू यू थिंक इज शुड वी एक्सपेक्ट? देखिए आरफा, जो आपको इल्म है कि कम से कम 3 दहाई तक तो यहाँ पर पत्ता नहीं हिलता था अल्ताफ भाई की MKM के बगैर, और 90% नशिस्तें एक बार बीच में छोड़कर वो MKM ही जीतती थी, और एक लियारी की और एक मलिर की जहाँ पीपल्स पार्टी, बल्कि मैं कहूँ सिंधी बलोच वोट होता था, वो उन्हें मिलता था। और ये तवातुक से चला आ रहा था सिलसिला, जो मई 2013 तक जारी रहा। और जब अगस्त 2016 को अल्ताफ भाई का शहर टूटा उनकी एक तकरीर के सबब, और फिर आपने जुलाई 2018 में कराची, लोग कहते हैं, आज़ाद हो गया। और अगर मैं बहुत ही गाढ़े लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि जिस तरह बलूचिस्तान में एक ज़माने में कौम परस्तों का डोमिनेशन था, बुख्ती एरिया में, मरी, मैंगल, अब मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि कुछ सूरत यहाँ भी ऐसी है। 2018 के इलेक्शन में जो PTI के लोग थे, मुझे आज तक 6-8 के तो नाम भी नहीं पता कौन MNA रहे, इसके बावजूद कि मैं कराची में मेरा पूरा ब्रॉटअप हुआ है, एक तालिब इल्म की ऐसे सियासत भी की है, और 12-14 लोग घर जाके सो गए थे, बाद में पता चला वो MNAs हो गए। कैसे हुए, क्यों हुए, कोई मुख्तलिफ टर्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और मैं फिर भी मोहतात रहूँगा। अब जहाँ तक इसीलिए ये पस मंज़र का ये जो इलाका है, यहाँ पर वाडा साहब थे, शहबाज शरीफ साहब दूसरे नंबर पे थे, और यहाँ अभी एक मैं देख रहा था कि पीपल्स पार्टी के कह रहे थे कि यहाँ पीरज़ादा हैं जिनके 60,000 वोट हैं, यहाँ ऐवान हैं, या पख्तून है, यहाँ उर्दू स्पीकिंग है जिनके 70,000 वोट हैं, तो यहाँ हज़ारा एक बहुत बड़ी तादाद में है। तो ये इधर एक मुनफरिद जगह है जहाँ पश्तून डोमिनेट कहते थे कि लोग जीतते थे, लेकिन इवन ये कि MKM उस वक्त भी जीत जाती थी। अब बज़ाहिर मुकाबला लग रहा है इस वक्त मुफ्ता इस्माइल साहब जो मुस्लिम लीग नून के हैं, और माशाल्लाह बड़ी उनके बाद दौलत व सरवत है, वसाइल बहुत हैं, फिर शहबाज साहब का बैकग्राउंड है, फिर जो कह सकते हैं एक हद तक मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है, अभी जो एक पता नहीं क्यों पाकिस्तान के कसीर रशाद अखबार ने जो एक सर्वे दिया, और पता नहीं ये सर्वे कितने अथेंटिक होते हैं, उसमें दूसरे नंबर पे मुस्तफ़ा कमाल को बताया, पहले नंबर पे PTI को बताया, और मुफ्ता इस्माइल को बनाया। यूँ लगता यह है कि एक ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है, यानी PTI, पाक सरजमीन पार्टी और मुस्लिम लीग नून की। और अगर यानी जो मैंने कहा ना कि इलेक्शन में मुश्किल होती है, उसकी एक डायनामिक होती है, कुछ इलेक्शन डे के दिन भी बड़ी कैंडिडेट्स तो तकरीबन 2 ही हैं, एक मुफ्ता इस्माइल साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब। पर क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब और MQM का वोट भी है इस कंस्टिट्यूंसी में? क्योंकि कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बहुत से लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए PMLN के लिए भी एक अच्छी कंस्टिट्यूंसी मानी जाती है। यानी मुझे कुछ थोड़ी सी हैरत होगी अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब और अगर भारी तादाद में वोट ले लेते हैं, और अगर उनका नाम रनर पे आ रहा है, क्योंकि ये तो एक हकीकत है कि मुस्तफ़ा कमाल एक ब्रांड नेम थे। 2018 के इलेक्शन में तो खैर उनका जो धड़म तख्ता हुआ, और मैंने कहा ना कि यहाँ बहुत सारे अवामिल, मुहर्रिकात और कुछ प्लेज हैं जो अब कराची के हवाले से मुस्तकबिल के सियासी फैसले करते हैं। ये आप जरा जरूर जहन में रखिएगा। इससे हैराना तौर पर 14 MNA PTI के कराची का जीतना एक मिरेकल था, शायद वो बाद में काम भी आए। इसलिए मैं बहुत ही इसके बावजूद अगर आप मुझे पहले पूछते बड़े आसानी से बता देता कि यहाँ कौन जीतता है, और मैं 1970 से इलेक्शन फॉलो करते चला आ रहा हूँ। लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा कि फिलहाल हम 3 लोगों के दरमियान अगर मैं बल्कि ये कहूँ कि अगर मुफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग डोमिनेट कर रहे हैं, और रनर में अगर मुस्तफ़ा कमाल पाक सरजमीन पार्टी के हैं, और फिर PTI के, अब अगर कोई तीसरा कैंडिडेट चौथा आता है तो वो मेरे जैसे जो थोड़ा बहुत मैंने कहा ना स्टूडेंट की हैसियत से जो मैं सियासत को देखता हूँ कराची की इन हल्कों की, वो एक सरप्राइज होगा, और अब बल्कि मोजरा होगा। और एक ज़माने में हम आप कहते थे कि सियासत में मोजरे नहीं होते, लेकिन अब सियासत में मोजरे ही होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में रातों रात बाप बन जाती है, सिंजरानी साहब का नतीजा क्या आता है, फिर यहाँ कराची में क्या नतीजे आते हैं। तो ये इलेक्शन भी बड़ा, शुरू में तो लोग इसको एक मुतालबा भी पीपल्स पार्टी ने किया था कि नहीं हो, और इसमें गौर से बगौर नहीं देख रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत प्रेस्टीज पॉइंट बन गया है डस्का के बाद।
यानी अभी मैं देख रहा था वो दावा करते हैं कि देखें नौशहरा में भी हम जीते, रस्का में भी जीते, और अगर यहाँ जीतते हैं तो यकीनन मुस्लिम लीग नून को एज हासिल होगी पॉलिटिकल ग्राउंड में अगेंस्ट पीटीआई, पीपल्स पार्टी से ज्यादा, कि पीपल्स पार्टी यानी कराची उनका गढ़ भी है, सिंध उनका गढ़ है, तो इसलिए ये इलेक्शन इंटरेस्टिंग है। आरिफा, बहुत शुक्रिया सर, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।